नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को थोरली हम लोग एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस इवेंट्स में, इकोनॉमिक इवेंट्स में, फाइनेंशियल इवेंट्स में, तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स सिलेक्टेड डिस्कस किए जाएंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स में। तो कई लोग हमें कहते हैं पूरा न्यूज़पेपर एनालाइज करने के लिए, बट मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम एनालाइज करते हैं। बाकी चीजें आप खुद भी देखेंगे, आपको एकदम से समझ में आ जाएंगी। कुछ चीजें जो हमें लगता है कि डिस्कशन वर्थी है, हम उन्हें चूज करते हैं। जैसे सबसे पहला आर्टिकल आज का है, बजाज ऑटो लीड्स ईवी सेल्स इन सितंबर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं दिन पर दिन नई नई कंपनीज आ रही है और एग्जिस्टिंग कंपनीज भी ईवी पोर्टफोलियो बना रही है, ईवी के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। अब बहुत ही मैं बोलूंगा डिसअपॉइंटिंग ये न्यूज रहेगा ओला के इन्वेस्टर्स के लिए, जितने लोगों ने ओला में पैसा लगा रखा है, क्योंकि बजाज ऑटो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है यहाँ पर। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओला का शेयर नीचे जा रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बजाज ऑटो टॉप प्लेयर बन गया है इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में मंथली वॉल्यूम्स पे। अगर ऑल कैटेगरीज मिला करके देखें तो करीब 25,000 से ज्यादा की सेल्स हो गई है। एंड रजिस्ट्रेशन हुई है सितंबर के महीने में, तो सितंबर के महीने में 25,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं, रजिस्ट्रेशन हुई हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को काफी तेजी से एक्सपैंड किया है कंपनी ने। और थ्री व्हीलर की डिमांड भी अच्छी खासी है, जो थ्री व्हीलर ऑटोज हैं बजाज के उसकी। अगर कंपनी के अकॉर्डिंग हम लेटेस्ट वाहन डेटा देखें तो करीब रिकॉर्ड सेल्स हुई है 17,570 दो व्हीलर की, टू व्हीलर की, 4,500 से भी ज्यादा थ्री व्हीलर्स की, और 3,000 यूलू की। यूलू एक लो स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक्स होती है, इनके लिए तो रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप बस खरीदो और इन्हें चलाओ। तो ओला की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने करीब 27,586 व्हीकल्स रजिस्टर हुई हैं इनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वाहन डेटा के अकॉर्डिंग। एंड बजाज दूसरे नंबर पे है 24,817 के नंबर पे। तो आप कहेंगे यार ठीक है, ओला तो अभी भी आगे है बजाज से काफी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप देखेंगे पुराने डेटा को कि बजाज पहले कहां था और अभी कहां है, तो दिस इज अ रियली बिग ग्रोथ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बजाज अभी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बन गया है टीवीएस को पीछे छोड़कर, जो सेकंड लार्जेस्ट था पहले, जिसके पास 20% मार्केट शेयर था। तो बजाज के पास अब 21.4% मार्केट शेयर हो चुका है ओवरऑल ईवी सेगमेंट की, अगर मैं बात करूं सिर्फ इसकी। एंड ओला के पास है 28%। तो ओला अभी भी लीडर है, लेकिन आप ये देखिए ओला के पास मार्केट शेयर था 47.5% का, और बजाज के पास सिर्फ 11.6% का मार्केट शेयर था। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ओला की गाड़ियां लोग खरीद तो रहे हैं, लेकिन कंप्लेन उन्हें आ रही है सर्विस सेंटर्स को लेके, जहां बजाज की प्रेजेंस बहुत अच्छी है ऑलरेडी। ऑलरेडी इनके सर्विस सेंटर्स अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हर चीज पहले से काफी वक्त से ही, क्योंकि मार्केट में इंडिया में लीडर भी है, तो फैला चुके हैं, पहले से ही स्प्रेड कर चुके हैं पूरे इंडिया में। एंड अब उसका बेनिफिट ये यहाँ पे उठा रहा है। मैं बात करूंगा अगर कंपैरिजन की, तो आप ये देखिए अगस्त 2024 और सितंबर 2024, सिर्फ एक एक महीने का मैं आपको बोलूं तो डेटा, तो यहाँ देखिए बजाज ऑटो में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ओला में हमें यहाँ डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ बात हो रही है अगस्त से सितंबर की, सिर्फ 2 महीने का कंपैरिजन है। टीवीएस के डेटा में भी देखिए फॉल आ रहा है। एथर ने पहले से ज्यादा गाड़ियां बेची है और मारुति ने भी ज्यादा गाड़ियां बेची है। एंड टाटा के डेटा में भी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ड्रॉप आया है। सो ये जरूर देखिए कि यहाँ पे बजाज बड़ी कंपनीज में से इकलौता वो, मैं बोलूंगा कंटेंडर है, जिसने पॉजिटिव डेटा दिखाया है अगस्त से सितंबर के महीने में भी। तो इससे कई लोग जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, मैं बताऊं बजाज के शेयर ने तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। देखिए बजाज ऑटो अभी 10,000 के ऊपर, मुझे लगता है इस साल इसने जैसे ही क्रॉस किया वहां से बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए इन्होंने। इसके अलावा ओला का आईपीओ आया, तो आईपीओ के बाद काफी बढ़िया हमें राइज देखने को मिला। बट काफी मिक्स्ड ओपिनियन है ओला को लेके। बजाज को लेके कभी भी ऐसा ओपिनियन नहीं है लोगों का कि एक कह रहा है ये डूब जाएगी और एक कह रहा है ये बहुत ही बढ़िया है। ओला को लेके ना आप देखेंगे काफी सारे आउटलायर्स हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, लॉस मेकिंग है, उनका कहना है पता नहीं कब होगा प्रॉफिट, और उसके साथ अब ये मार्केट शेयर भी नीचे आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जोमेटो की तरह हो सकता है, ये नेक्स्ट मल्टी बैगर भी बन सकता है, काफी अच्छा ये आगे प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों का जो बेसिकली मैं बोलूंगा फोरकास्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि लोग कितना पैसा कमाएंगे, क्योंकि फंडामेंटली यस बजाज काफी बढ़िया दिख रहा है ग्रोथ करता हुआ एज कंपेयर टू ओला। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है बांग्लादेश और इंडियन फर्म्स के बारे में। कभी काफी ज्यादा टर्मियल था बांग्लादेश में इंटरनली, आप देखिए वहां पे
गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है। तो इंडियन फर्म्स यहाँ पे सीक कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी इनके जो ड्यूज़ हैं, बकाये पैसे हैं वो क्लियर हो जाएँ और ये ड्यूज़ हैं पावर के लिए। यस, क्योंकि बांग्लादेश पावर इंपोर्ट करता है इंडिया से काफ़ी, तो यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी इंडियन पावर कंपनीज़ ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया है बांग्लादेशी गवर्नमेंट के साथ और वहाँ के पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ कि भाई हमारे जो ड्यूज़ हैं, बकाये पैसे हैं वो आप क्लियर कर दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुके हैं यहाँ पे। लेकिन ये कंपनी अभी सॉवरेन गारंटी इन्फोर्स नहीं करने वाली है। सोर्सेज़ का कहना है यहाँ अडानी पावर, एनटीपीसी, विद्युत व्यापार निगम, एसईआईएल एनर्जी इंडिया और पीटीसी इंडिया, ये 5 कंपनीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। एंड बांग्लादेश अभी करीब-करीब वो करता है हमें $1 बिलियन। $1 बिलियन मतलब 8,500 करोड़ रुपए बकाए हैं हमारी इंडियन कंपनीज़ को बांग्लादेश के द्वारा। एंड अडानी पावर मंथली बिलिंग करता है अकेले 90 से 100 मिलियन डॉलर्स का। एंड इन्हें मिला है सिर्फ $70 मिलियन पिछले 2 महीनों में। तो काफ़ी सारा पैसा अडानी पावर का भी बकाया है, जो बांग्लादेश गवर्नमेंट को पे करना है अडानी पावर को। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट रेगुलर पेमेंट्स कर रही है, लेकिन बहुत ही छोटी पेमेंट्स है, इनका ये कहना है। ये तो हमारा डेली बिल्डअप जो है चार्जेस का, वो भी कवर नहीं होगा और ड्यूज़ करीब-करीब $850 मिलियन हो गए हैं, 7,000 करोड़ के पार हो गए हैं। एक सोर्स का कहना है कि बांग्लादेश करंटली पे करता है $3 मिलियन पर वीक, ठीक है? एंड 4 गुना पर वीक यहाँ पे आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है। अडानी पावर की अगर मैं बात करूँ, 1600 मेगावाट का प्लांट है इनका गोडा में, झारखंड में, जो बांग्लादेश को सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी। एंड 7 से 10% जो डिमांड है अडानी पावर अकेले मीट करता है इनके पावर की पीक डिमांड की। तो यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है क्रेडिट प्रोफाइल्स की और बोरोइंग कॉस्ट की फॉर द कंपनी, अगर ये ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि बांग्लादेश इनका बहुत ही बड़ा कस्टमर है। सो इट्स बेस्ट कि अभी बांग्लादेश इन्हें रीपे कर दे जितने भी ड्यूज हैं वो सारे। तो इनका कहना है कि हम पावर सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे बांग्लादेश को, इवन दो काफी सारे ड्यूज आ चुके हैं। एंड ये काफी बड़ा कंसर्न भी है, ठीक है, क्योंकि प्लांट ऑपरेशंस चलाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी वापस नहीं आ रहा है हमारे पास। तो कांस्टेंट डायलॉग चल रहा है इनका बांग्लादेश के साथ। एंड उन्होंने अश्योर किया है कि हम आपका जो जितना भी बकाया पैसा है वो हम क्लियर कर देंगे, लेकिन आप पावर सप्लाई को रेगुलर रखिए एंड जो भी पैसा है आपका वो मिल जाएगा। वैसे ही जो दूसरी कंपनीज हैं, जैसे एनटीपीसी की बात करें, विद्युत व्यापार निगम, जो 710 मेगावाट पावर देती है कंट्री को, करीब 450 करोड़ यहाँ पे बकाया है। सो यहाँ पे पहले भी पेमेंट डिले हो चुके हैं, तो यहाँ पे लेकिन हर बार समाधान निकला है। सो वी हैव टू सी कि इस बार ऐसा क्या होता है, क्योंकि बांग्लादेश में इस टाइप का पॉलिटिकल टर्मोइल हमने यूजुअली नहीं देखा है पिछले कई सालों में, दशकों में। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि किस तरीके से आगे चीजें मोड़ लेती हैं। क्या बांग्लादेश के साथ जो अभी मैं बोलूंगा इनके अग्रीमेंट्स हैं, क्या ये होल्ड कर पाती है, बांग्लादेश अपने एग्रीमेंट्स को फुलफिल कर पाती है या नहीं, व्हेन इट कम्स टू रीपेमेंट्स एंड पेमेंट्स। आते हैं अगले आर्टिकल पे। गोल्ड क्लॉक्स इट्स बेस्ट क्वार्टर सिंस 2016। आप में से मुझे लगता है इंडिया में मुश्किल से ही कुछ घर होंगे जहां गोल्ड का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा। गोल्ड इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है। एंड हमने कई बार डेटा देखा है कि इंडियन वुमेन जो है आईएमएफ से ज्यादा गोल्ड होल्ड करती हैं, वर्ल्ड बैंक से ज्यादा गोल्ड होल्ड करती हैं, यूएस से ज्यादा गोल्ड होल्ड करती हैं। तो गोल्ड को लेके काफी सारे डेटाज हमेशा ही आते रहते हैं। एंड इंडिया में गोल्ड का क्रेज भी है, इंडियन लोगों को गोल्ड काफी ज्यादा पसंद है, हमने ये अक्सर देखा है। तो गोल्ड आप देखिए तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है, तो इंडिया में भी लोग बहुत खुश हैं गोल्ड से। अब देखिए यहाँ पे रीसेंट रिकॉर्ड आया है मंडे को, जब सबसे बड़ा क्वार्टरली गेन दिया है गोल्ड ने पिछले 8 सालों में, ऑन द बैक ऑफ जियोपॉलिटिक्स। एक तो जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की वजह से और यूएस के सेंट्रल बैंक के रेट कट की वजह से। अब देखिए करीब 14% पॉजिटिव है इस क्वार्टर में गोल्ड, और ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू 2016 जनवरी, अगर आप देखें तब से लेके आज तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ये है। एंड 6% ऊपर है इसी महीने। तो रिकॉर्ड हाई आ चुका है ग्लोबल मार्केट में 2685 रुपए, सॉरी 2685.4 डॉलर। तो यहाँ डॉलर में इंटरनेशनल प्राइस की वैल्यू की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ रीजन बताया जा रहा है, एक तो फेडरल रिजर्व ने जो पॉइंट कट किया है, रेट कट किया है वो। दूसरा रीजन बताया जा रहा है कि चाइना ने इनिशिएट किया है स्टिमुलस मेजर्स। चाइना ने, अभी हमने डिस्कस किया था कि बहुत बड़े स्टिमुलस अनाउंस किए हैं, वहां का स्टॉक मार्केट भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और कहा है कि हम काफी पैसा इन्फ्यूज करने वाले हैं मार्केट में। तो यहाँ पे कंपनीज और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने गोल्ड के ईटीएफ्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इसमें भी ट्रेडेड फंड्स में पैसे आने चाहिए, जितने भी ईटीएफ्स हैं इनमें, क्योंकि होल्डिंग्स अभी एक्चुअली पीक से काफी कम है।
तो वीकर इकोनॉमिक यूएस यूएस का एक वीकर इकोनॉमिक डेटा आया है जिसकी वजह से ये फेडरल रिजर्व हो सकता है और कट करे रेट को, और जिसकी वजह से गोल्ड हो सकता है $2900 भी चला जाए, ये कहना है यूबीएस के एनालिस्ट का। तो यहाँ पे काफी बढ़िया एक्सपेक्टेशन है इनकी व्हेन इट कम्स टू गोल्ड। तो इनका कहना है कि जो बुलियन है, गोल्ड इज अ बुलियन, एंड इनके जो गेन्स हैं ये रेस्ट्रिक्ट हो गए थे। अभी मंडे को थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला था गोल्ड में, क्योंकि चाइनीज शेयर्स जो थे यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया। 16 साल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आया चाइनीज में, चाइनीज स्टॉक मार्केट में मंडे को। तो जब क्या होता है कि जब लोगों का रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है ना, कि भाई हम रिस्क ज्यादा लेने को तैयार हैं, तो वो गोल्ड से दूर चले जाते हैं। और जब लोगों को लगता है नहीं हमें रिस्क कम लेना है, तो वो गोल्ड में आते हैं। तो इसे हम लोग सेफ हेवन एसेट बोलते हैं इसीलिए। तो ये एक रीजन रहता है कि हमेशा जब अनसर्टेनिटी हो जाए, लोगों को जब डर लगने लग जाए, कोई वॉर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो गोल्ड के प्राइस वहां बढ़ने शुरू हो जाते हैं लगातार। एंड वैसे ही मैं एक दूसरे मेटल की भी बात करूंगा, और ये है कॉपर। कॉपर करीब 4 महीने के हाई पर पहुंच गया है। अगर लंदन में देखें आप कॉपर के प्राइसेस, तो यहाँ काफी थोड़ा इंट्राडे ड्रॉप देखने को मिला मंडे को, कि प्राइसेस नीचे आए कॉपर के, लेकिन क्योंकि लोगों ने काफी प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है। और ये आया है जब चाइना में स्टिमुलस की बात चल रही है। मैं बता दूं, कमोडिटी मार्केट जितने भी मेटल है ना हमारे, काफी नीचे आ गई है जब चाइना का डेटा खराब आने लग गया ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि चाइना दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है फॉर मेटल्स, एंड अगर चाइना ग्रो करता है तो कमोडिटी की कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है, तो मेटल काफी तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखिए डिमांड बहुत अच्छी है। लेकिन अब क्या हुआ है, डिमांड तो बिल्कुल नीचे आ गई है, ओवर सप्लाई क्रिएट हो गया है मेटल का, जिसकी वजह से सबके सब सुस्त है। आप जितने भी मेटल देखेंगे, आप कॉपर देखिए, एल्यूमिनियम देखिए, जिंक देखिए, सबके सब आपको काफी ये बिल्कुल सुस्त मिलेंगे। कोई ऐसा बहुत अच्छा मैं बोलूँगा रिकवरी नहीं है देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में। लेकिन जब से चाइना को लेके पॉजिटिविटी आ रही है थोड़ी, तो मेटल्स में भी मूवमेंट देखने को हमें मिल गया। तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेशन, कि चाइना की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी तो यहाँ पे हमारे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे, जैसे कि कॉपर, जिंक और दूसरे जितने भी मेटल्स हैं। इवन क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं, तो आपको उसमें भी बड़ा देखने को मिलेगी अगर चाइना में बढ़िया रिकवरी आती है उसके बाद। तो यहाँ पे कॉपर को लेके देखने को मिला कि काफी बढ़िया रिकवरी आई। सितंबर के महीने में सिर्फ ये 6.5% इस वक्त ऊपर है। तो रैलीज देखने को मिल रही है चाइनीज स्टॉक मार्केट में, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। Chinese stocks enter bull market with biggest surge since 2008। 2008 से लेके 2024 तक के देखे ना, तो बिगेस्ट इंट्राडे गेन आया है चाइनीज मार्केट में। सबसे रिमार्केबल टर्न अराउंड बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया चाइना के स्टॉक मार्केट में, करीब करीब 9वें दिन लगातार चाइनीज स्टॉक मार्केट में हमें ग्रोथ देखने को मिली। मार्केट लगातार बढ़ा है। सीएसआई 300 इंडेक्स नाम है, जैसे इंडिया में निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, वहां पे सीएसआई 300 इंडेक्स है जिसे हम लोग देखते हैं, और ये 8.5% बढ़ा है मंडे को। ये सबसे बड़ा गेन था 2008 से लेके अभी तक का, क्योंकि ट्रेडर्स ने रश किया है कि भाई हमें तो शेयर्स बाय करने हैं। एंड इंडेक्स करीब 45% नीचे चल रहा था 2021 के हाई से। यस, ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हो गया था अपने लाइफ हाई से चाइनीज स्टॉक मार्केट। इतना खराब डेटा आ रहा था इकोनॉमी को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज ही नहीं ग्रो कर रही थी, कंपनीज ग्रो कर रही थी, लेकिन मार्केट में बोलूं मैं कहूंगा सेंटिमेंट्स बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे, और नेगेटिव सेंटिमेंट्स होने की वजह से हमें देखने को मिला कि काफी बड़े बड़े ड्रॉप्स आए बड़े बड़े सेक्टर्स में। ओवरऑल कुछ सेक्टर्स जैसे प्रॉपर्टी तो बहुत ही बुरी तरीके से मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ड्रॉप आया, ड्रॉप देखने को मिला। एंड काफी बड़े बड़े प्लेयर्स प्रॉपर्टी सेक्टर में तो वहां दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट ही हो गए। सो लेटेस्ट मेजर्स आए हैं जिसमें काफी बड़ा स्टिमुलस पैकेज रिलीज किया गया है। मतलब स्टिमुलस का मतलब होता है पैसा। चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पैसे की कमी नहीं होने देंगे मार्केट में, जिसको जो करना है वो हमसे पैसे लो कम इंटरेस्ट रेट पे और खरीदो, पैसे लेकिन खर्च करो। कंपनीज के लिए भी लो इंटरेस्ट रेट है और लोगों के लिए भी। बैंक्स को भी बोल दिया है कि तुम्हारे को अब जो है थोड़ा बहुत कैश अब फ्री अप करो, लिक्विडिटी सपोर्ट दो स्टॉक्स को भी, एंड बैंक से अब चाहो चाइना में आपको इजीली लोन मिल जाएगा। अब इसीलिए ये भी रीजन है कि चाइनीज स्टॉक मार्केट में भी काफी सारा पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है हमें। एंड ये देखने को मिला चाइना के स्टॉक प्राइसेस में भी जो इतनी बढ़िया रिकवरी आई। तो इससे एनालिस्ट का कहना है कि मार्केट काफी ओवरसोल्ड था, जिसकी वजह से इतनी तेजी से रिकवरी भी आ रही है। एंड ये क्लियर है कि इस बार जो अथॉरिटीज ने सपोर्ट दिया है मार्केट को, ये बिल्कुल अलग है। चाइनीज गवर्नमेंट वैसे तो बहुत सारे पैकेजेस और रिलीफ अनाउंस कर रही थी, लेकिन
मार्केट में इस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा था और इस बार देखने को मिला है। मतलब इस बार सही में लोग बिलीव कर रहे हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट टर्न अराउंड करके रहेगी। तो हमें देखना होगा कि आगे ये किस तरीके से मैं बोलूँगा अनफोल्ड करता है ये सिचुएशन एंड किस तरीके से रियली क्या ग्रोथ आती है मार्केट में चाइना की। एंड उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये सस्टेनेबल है या नहीं जो इतनी बढ़िया रिकवरी आई है। Metal counters buck the trend in falling market. तो डिफाइंग द ब्रॉडर मार्केट सेल ऑफ मेटल स्टॉक्स। आप देखिए इंडिया में मेटल स्टॉक्स ने क्या बढ़िया पैसा दिया है पिछले एक महीने में। ठीक है, काफी बड़ा ड्रॉप आ गया था ऑल्दो, लेकिन यहाँ बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो चाइना की जो बिगेस्ट सिटीज है शंघाई, होंगशो और शेंजन, यहाँ पे इन्होंने होम बाइंग पे कुछ कर्व्स लगे हुए थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, उसको हटा दिया, कम कर दिया। तो घर खरीदना और इजी हो गया है इन तीन शहरों में चाइना के। एंड इन रेस्ट्रिक्शंस के ईज होने से क्या हुआ, मेटल्स की डिमांड अचानक से बढ़ती हुई नजर आई। एक्सपेक्टेड है कि मेटल्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ेगी। जितने भी मेजर कंज्यूमर्स हैं मेटल्स के, चाइना उसमें काफी बड़ा प्लेयर है। ग्लोबली मेटल प्राइसेस को चाइना काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। जैसे स्टील को ही अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी स्टील का चाइना है और कंज्यूमर भी चाइना ही है। तो बीएसई मेटल इंडेक्स यहाँ पे करीब 1% से भी ज्यादा ऊपर था, जहां पर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें सेंसेक्स हमें नजर आ रहे थे कि 1.5% से नीचे थे। तो काफी बढ़िया मेटल इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप मेटल बना रहे हो, आप 10 रुपए का बना रहे हो और अचानक से उसके रेट बढ़ते रह जाए और 15 रुपए से 20 हो जाए चाइना की डिमांड की वजह से, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप महंगा हो गया, आपका मार्जिन बढ़ गया। तो इसीलिए मेटल इंडेक्स को इतना ज्यादा यहाँ पे खुशी हो रही है ये न्यूज देख के कि चाइना में रिकवरी आ रही है। तो मेटल इंडेक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इसीलिए लोगों का। कल का आप टॉप गिनर भी देखिए तो एनएमडीसी था जो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, सस्टेन कर रहा था। और इसके अलावा एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम, जिंदल स्टेनलेस, ये सारे स्टॉक्स मेटल के काफी ऊपर थे, काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। मैं कहूंगा टॉप परफॉर्मर थे सबके सब। सो ये हमें देखने को मिला कल के मार्केट में इन द मेटल स्टॉक्स एंड मेटल सेक्टर। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की और ये है एक एडिटोरियल। यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं मिडिल इनकम ट्रैप में। इंडिया में भी हम लोग बात करते हैं मिडिल इनकम ट्रैप में कि एक बार आप मिडिल क्लास बन जाओ ना, लोअर से मिडिल क्लास आना इजी है। ठीक है, लोअर इनकम से मिडिल इनकम ग्रुप में इंडिया में आना इजी है, लेकिन मिडिल इनकम से हायर में बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही कम चांसेस है। तो कंट्रीज के लिए भी यही प्रॉब्लम है। जितनी कंट्रीज है ना उनकी भी कैटेगरी है। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं मिडिल क्लास आदमी, लोअर क्लास या हायर क्लास, अपर क्लास। तो ये इनकम के बेसिस पे होता है कि कौन इस इनकम से कम कमा रहा है, वो लोअर इनकम है, मिडिल इनकम इतना है और अपर इनकम इतना है। कंट्रीज में भी सेम चीज है और कंट्रीज में भी प्रॉब्लम यही है कि मिडिल इनकम कंट्रीज ना कभी भी हाई में पहुंच नहीं पाती, बड़ा ही मुश्किल होता है पहुंचना, बहुत ही ज्यादा। वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है एक एनुअल थीमेटिक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे आप जाके ये पढ़ सकते हैं। और इस साल की जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है ये हुई है बेस है मिडिल इनकम ट्रैप पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि इससे डिबेट ओपन होता है फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी पे अलग अलग पर्सपेक्टिव से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट रीडिंग भी करता है इंडिया के पॉलिसी मेकर्स पे और इनकी कन्विक्शन और ड्राइव पे कि किस तरीके से इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मिडिल इनकम इकोनॉमी है क्या? ये कौन सी कंट्रीज है जिसको आप मिडिल इनकम बोलेंगे, मिडिल क्लास बोलेंगे एक लेमन टर्म में? तो 1987 से लेके अभी तक अगर आप देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया है इकोनॉमीज को 4 कैटेगरीज में। सबसे पहला कैटेगरी होता है हाई इनकम, दूसरा होता है हाई मिडिल इनकम, तीसरा होता है लो मिडिल इनकम और चौथा होता है लो इनकम। तो 35 साल के पीरियड में नंबर ऑफ हाई इनकम कंट्रीज जो हैं ये डबल हो चुकी हैं। पहले 41 थी 35 साल पहले और अब 35 साल बाद 86 हो चुकी हैं। लो इनकम कंट्रीज आधी हो चुकी हैं, पहले 49 थी और अब कितनी हो चुकी हैं 26। नंबर ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज, लोअर और अपर में दोनों में, एक तो हाई मिडिल इनकम है, एक लो मिडिल इनकम है। आपने देखा मिडिल इनकम में दो कैटेगरीज हैं, ये बढ़ चुकी हैं, हो चुकी है 74 से 108। तो 2022 में अगर आप देखें हाई इनकम कंट्री 16% थी वर्ल्ड पॉपुलेशन की एंड 60% थी जीडीपी की, और मिडिल इनकम कंट्रीज 75% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन थी एंड 38% ग्लोबल जीडीपी का ये कॉन्स्टिट्यूट करती थी। तो शेयर ऑफ लो इनकम कंट्रीज वर्ल्ड पॉपुलेशन जीडीपी में सिर्फ 9% था एंड पॉपुलेशन में भी काफी कम था। तो मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है? अब देखिए एक दूसरी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो 2007 में आई थी, उन्होंने दिखाया कि मिडिल इनकम इकोनॉमीज एक सिस्टमैटिक स्लो डाउन से गुजरती हैं, स्लो डाउन आने लगता है वहां पे और ट्रैप हो जाती है मिडिल इनकम स्टेटस में। और ये तब होता है जब कोई भी कंट्री है, जैसे कंट्री एक्स
जैसे ही उनकी इनकम यूएस के जीडीपी के 11% जितनी हो जाए, ठीक, किसके? यूएसए के जीडीपी के 11% जितनी इसकी अगर इनकम हो जाए ना, तो वो वहां पे फंस जाती है और उससे आगे वो ग्रो नहीं कर पाती है। यहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दिखाता है कि सिर्फ दुनिया में अभी तक 34 इकोनॉमी है जो सक्सेसफुल हो पाई है मिडिल इनकम से हाई इनकम कैटेगरी में जाने में पिछले 35 सालों में। और 1970 से अगर एवरेज इनकम हम देखें पर कैपिटा इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज की, तो वो बढ़ ही नहीं पाई है अबव 1/10 ऑफ यूएस। यूएस के 10% से ऊपर वो जा ही नहीं पाई है, 1/10 भी नहीं क्रॉस कर पा रही है पिछले 35 सालों में। तो ये सिस्टमैटिक स्लो डाउन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसी को हम कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। तो यहाँ कंपैरिजन किया जाता है यूएस के पर कैपिटा इनकम से। तो क्यों कंट्रीज जो है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाती है? आफ्टर ऑल हमें पता है कि क्या चाहिए एक डेवलप्ड इकोनॉमी को शेप करने के लिए। सबसे पहले क्या चाहिए? एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन होना चाहिए बढ़िया, बिल्कुल, ताकि आपके यहाँ डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टमेंट आए और पैसा लगाए आपके देश में। तो सबसे पहला क्या है? विदेश और डोमेस्टिक दोनों जगहों से पैसा आना चाहिए, निवेश। एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और क्लीन गवर्नेंस होना चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रांग होने चाहिए रेगुलेशन के लिए भी, एंड इक्वल होने चाहिए। इकोनॉमिक रिसर्च बताता है कि जितने भी लो इनकम स्टेज में जो कंट्रीज होती है ना, वो डेवलप कर सकती है बाकी क्या करके, सिंपल जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्टमेंट में ले जाएं तो तुरंत वो डेवलप कर सकती है और मिडिल इनकम में वो तुरंत आ जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है इनका, जो सेविंग्स को ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उसका जो रिटर्न है वो डिमिनिश होने लगता है, कम होने लगता है और इसकी वजह से वो प्लेट्यू कर जाता है। तो ग्रोथ यहाँ पर आकर प्लेट्यू होने लगता है और यहीं पर ट्रैप हो जाती है ये मिडिल इनकम में। तो इकोनॉमिक रिसर्च काफी सारे फैक्टर्स बताता है जिसकी वजह से कंट्रीज ट्रैप होती हैं और डिफरेंट कंट्रीज ने अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाया है इन फैक्टर्स का। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी वॉलेटाइल हो गई, ऊपर नीचे, कभी प्लस कभी माइनस। प्रोडक्टिविटी कम हो गई इकोनॉमी में, एफिशिएंसी कम होने लग गई और एक्सचेंज रेट अंडर वैल्यू हो गया करेंसी, और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स कम हो गए या फिर इंस्टीट्यूशंस वीक हो गए। काफी सारे रीजन हो सकते हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन है। तो सोल्यूशन क्या है मिडिल इनकम ट्रैप से निकलने का? क्योंकि भाई इंडिया को भी जानना जरूरी है, तो राइटर ने कुछ सॉल्यूशंस क्या बताए हैं। तो आफ्टर ऑल जितने भी मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं उनका एक ही सपना है कि भाई हमें हाई इनकम क्लब में जाना है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो वर्ल्ड बैंक ने लेकर आया था 2007 में, इन्होंने एक बढ़िया सा फ्रेज बनाया है इस एम्बिशन को सम अप करने के लिए, और यह है टू गेट रिच इज ग्लोरियस, however road ahead is tricky as the world economy faces multiple challenges। वर्ल्ड इकोनॉमी काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। तो अमीर होना इज ग्लोरियस, लेकिन ये काफी ट्रिकी है एंड काफी लक भी चाहिए। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में हमें स्लो ग्रोथ देखने को मिला, पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, उधार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कंट्रीज का, जियो पॉलिटिक्स काफी इंटेंस हो गया है, देखिए कहीं कॉन्फ्लिक्ट कहीं वॉर्स, और ट्रेड टेंशन भी शुरू हो गए हैं, जैसे कि यूरोप चाइना और यूएस चाइना को आप देखें। तो जितने भी मिडिल इनकम कंट्रीज हैं ये पुरानी पॉलिसीज पे रिलाई करती हैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, जो 50 साल पहले से 30 साल पहले से वो कर रही है। तो आप कभी भी किसी कार को जब चलाते हैं तो रियर व्यू मिरर में देख के नहीं चला सकते हैं उस कार को। तो करंट ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो चाइना को 10 साल से ज्यादा लगेंगे और इंडोनेशिया को 70 साल से ज्यादा लगेंगे 25% अचीव करने में यूएस के पर कैपिटा इनकम का। 70 साल लगेंगे इंडोनेशिया को। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या बोलता है कि कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं, 3 ड्राइवर्स हैं जो आपके ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। 3 आईज इसे हम बोलेंगे, 3 आईज हैं ये। और 3 आईज क्या है? इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन और इनोवेशन। 3 आईज है। तो मिडिल इनकम इकोनॉमीज को 2 ट्रांजिशन करना होगा। सबसे पहले तो क्या है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आए इन्फ्यूजन के साथ, जहां आपका गोल हो कि आप नकल करें, इमिटेट करें और डिफ्यूज करें, फैलाएं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है। दूसरा है कि इनोवेशन को ऐड कर दिया जाए इन्वेस्टमेंट और इन्फ्यूजन मिक्स में, ताकि जो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो इनोवेटर बने, क्योंकि अपर लेवल में जाने के लिए, अपर इनकम में जाने के लिए आपको इनोवेटर बनना होगा। जापान और कोरिया इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, साउथ कोरिया, क्योंकि इन्होंने ये ट्रांजिशन किया बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो इन्होंने लाइसेंस लिया टेक्नोलॉजी का, जो लीडर थे उस टेक्नोलॉजी के उनसे, उसी को मैन्युफैक्चर किया, और उसके बाद करते करते इन्होंने खुद भी इनोवेशन कर लिया और उन चीजों को बनाना सीख लिया। तो ये ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमी जैसे कि एस्टोनिया को भी डेवलप करता है, ये डिस्कस करता है ये रिपोर्ट, कि किस तरीके से इन्होंने भी ट्रांजिशन किया है स्विफ्टली। पोलैंड ने स्टडली किया और बुल्गारिया ने किया है स्लोली।
तो क्या लेसन्स हम सीख सकते हैं इंडिया के लिए? इंडिया जो है ट्रांज़िशन कर चुका है लो इनकम इकोनॉमी से लो मिडल इनकम इकोनॉमी 2007 में। काफ़ी स लंबा समय लगा है हमें इसके लिए। 2022 में इंडिया का पर कैपिटा इनकम था $2,400 जो है करीब 3.1% मतलब यूएस इकोनॉमी का जो पर कैपिटा इनकम है उसका सिर्फ 3.1% है अभी इंडिया का। यूएस में 76,590 डॉलर्स है पर कैपिटा इनकम जहां इंडिया में सिर्फ $2,400 है। तो मिडिल इनकम स्टार्ट कहां होगा? मिडिल इनकम ट्रैप स्टार्ट होगा 11% पे। जब आप 11% पे पहुंच जाएंगे यूएस के इक्विवेलेंट, तो वहां से स्टार्ट होगा तो इंडिया के लिए अभी वहां पर पहुंचने में अभी समय लगने वाला है। एंड कोई ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है हमारा या पाथ जिसकी वजह से जो हम बोल रहे हो कि इस ये चीजें करके हम डेवलप नेशन बनेंगे। तो काफी जरूरी है क्योंकि इंडिया को 75 साल लगे इवन 1/4 ऑफ यूएस जीडीपी पहुंचने में कि हम यहाँ पे अच्छा सा विजन बनाएं और आगे बढ़े। तो WDR कोई नई चीज नहीं बोल रहा है। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस में भी सिमिलर पॉइंट्स रखे थे अलग जार्गन के साथ। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री दिखाती है कि ट्रांजिशंस कभी भी लीनियर नहीं होते कि बस बिल्कुल ऐसे ट्रांजिशन हो गया या फिर स्मूथ नहीं होते, हमेशा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ऊपर नीचे कुछ ना कुछ चीजें होती रहेंगी, वॉलेटिलिटी आती रहेंगी हमेशा किसी भी देश में। एंड मार्क्स ने आर्ग्यू किया था कि जो ट्रांजिशन है ना इनमें काफी कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या है अलग अलग क्लास क्रिएट हो जाएंगे और क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना लगेगा। शम पीटर का कुछ अलग कहना है। शम पीटर का कहना है कि यहाँ पे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ना कैपिटलिज्म में जरूरी है और इससे क्राइसिस भी होता है और रिस्टोरेशन भी होता है। तो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है, तभी आप चीजें बिल्ड भी कर पाएंगे और आगे ग्रो कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में बतानी थी। पिछले से पिछले वीडियो में हमने बात की थी के शेप रिकवरी की एंड हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको वी शेप, और ये है बिल्कुल गलत। वी शेप रिकवरी इंडिया की जीडीपी में हमें देखने को मिली थी, जहां पे बड़े बड़े एनालिस्ट ने कहा था कि इंडिया में जीडीपी में वी शेप रिकवरी आएगी कि जिस तरीके से कोविड में हम यहाँ ड्रॉप आया उसी तरीके से ऐसे रिकवरी भी आएगी और ये वी शेप बनेगा। तो के शेप क्या होता है फिर? देखिए के शेप में आपको बता दूं क्या होता है, क्योंकि हमने ये वी शेप बनाया है तो इसे हम अभी रहने देते हैं। के शेप आप देखिए ऐसा होता है कि जब भी इकोनॉमी में रिकवरी आई जब इंडिया में, ये जो रिकवरी हम देख रहे थे इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि कुछ सेक्टर्स तो बिल्कुल ऊपर जा रहे थे और कुछ सेक्टर्स यहाँ ग्रो करके नीचे जा रहे थे, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि कुछ सेक्टर्स ने पूरा कैरी किया इंडिया की इकोनॉमी को और बाकी ग्रो ही नहीं कर पाए, और ये इसे हम लोग बोलते हैं के शेप रिकवरी, जहां पे रिकवरी स्पेसिफिक सेक्टर्स में आती है जो कैरी करती है इंडियन इकोनॉमी को या किसी भी जीडीपी को, एंड कुछ सेक्टर्स नीचे जाते हैं और ये होता है के शेप रिकवरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर दें एंड कल मिलते हैं इसी वक्त।